आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रेवती रमन पांडे अपने यूट्यूब चैनल गीतांजलि में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक बार पुनः संधि को लेकर के आप सबके सामने उपस्थित हूं। कक्षा 12 कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अयादि, पूर्व रूप, पर रूप, अश्चुत्व, अष्टुत्व, जसत्व, खरी और मोनुस्वार यह संधियाँ निर्धारित हैं। अयादि संधि इसके पूर्व वाले व्याख्या में मैंने पढ़ाया है, पूर्व के वीडियो में मिल जाएगा अयादि संधि, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज मैं शुरू करूंगा पूर्व रूप और पर रूप। आप सब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो इस वीडियो पर नए, इस चैनल पर नए हों, वह मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बगल वाले बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे नया वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हम देखते हैं पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप इसका सूत्र है एंगः पदान्तादति। एंगः पदान्तादति। पदान्तादति। एंगः पदान्तादति। एंगः पदान्तादति। हम इसकी व्याख्या देखते हैं। एंग यह एंग यह प्रत्याहार है। इसमें दो वर्ण आते हैं, ए ओ, और पदान्तादति पद के अंत में। तो इसका इस प्रकार से व्याख्या हो सकता है कि यदि पदांत एंग से ह्रस्व आकार परे होने पर पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश होता है। तो पदांत एंग और ओ यह पदांत में आवे और उसके बाद ह्रस्व आकार आए तो पूर्व पर दोनों के स्थान में पूर्व वाला रूप हो जाता है, इसीलिए इसको हम पूर्व रूप संधि कहते हैं। अर्थात यदि किसी पद संज्ञक शब्द के अंत में एंग, ए या ओ हो और उसके बाद ह्रस्व आकार आए तो उस ह्रस्व आकार का पूर्व रूप हो जाता है, अर्थात अ अपने पूर्ववर्ती ए या ओ में बदल जाता है और पूर्व रूप हुए अ को अवग्रह द्वारा दिखाया जाता है। अवग्रह देखा होगा, तमाम जगहों पे इस तरह का चिन्ह लगा रहता है, इसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं। हम इसका उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। हरे धन अव, हरे धन अव। अब यहाँ पर हरे एक पद है और इसके अंत में एकार आया है, रकारोत्तरवर्ती एकार, और उसके बाद अ ह्रस्व आकार है। वो अब जब इसमें संधि होगा तो यह एकार वाला रूप हो जाएगा। अ ए और अ मिलकर के ए ही हो जाएंगे और ये हो जाएगा हरेव, हरेव। और अ का चूँकि उच्चारण बना रहता है इसलिए इसको हम अवग्रह के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विष्णो, ओ का उदाहरण हम बता देते हैं। विष्णो अव। यहाँ पर विष्णु एक पद है और इसके अंत में ओकार है और उसके बाद ह्रस्व आकार आया है, अतः एंगः पदान्तादत सूत्र के अनुसार ओकार और आकार को
ओकार ही आदेश। पूर्व रूप, पूर्व वाला रूप ओकार है और यही रूप आदेश हो जाएगा और यह भी संधि होकर के विष्णु व हो जाएगा, विष्णु व। अवग्रह का चिन्ह है, उसका उच्चारण चूंकि बना रहता है तो उस अ को दिखाने के लिए अवग्रह का चिन्ह लगा देते हैं, विष्णु। इस तरह से इसके रूप चलते रहते हैं। इसी तरह से रामो अत्र, रामो धन अत्र, यहाँ भी म का जो ओकार है वो और अत्र का आकार ह्रस्व आकार है, इन दोनों में पूर्व रूप संधि होती है। पूर्व रूप का मतलब पूर्व वाले पद का जो अंतिम वर्ण का रूप होता है उसी रूप में यह संधि हो जाती है। और यहाँ भी रामोत्र हो जाता है, अवग्रह चिन्ह के रूप में उपस्थित हो जाता है। विद्यालये अस्मिन्, विद्यालये धन अस्मिन्, अस्मिन्। अब यहाँ पर विद्यालय, यहाँ विद्यालय का अंतिम पद है एकार, यह में जो एक की मात्रा लगी हुई है एकार, और इसके बाद अस्मिन का पूर्व वर्ण है अकार जो ह्रस्व आकार है, और यह दोनों मिल करके ए वाला रूप जो पूर्व वाला रूप है विद्यालय, एकार इसी रूप में परिवर्तित हो जाता है और यह संधि हो जाती है। इसको लिखते हैं विद्यालयेस्मिन्, 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 इस तरह से रूप बनता है। इसके बाद और उदाहरण हम देख लेते हैं। देवोधन अपि, देवोधन अपि, यहाँ पर देव पहला पद है, इसका बकार उत्तरवर्ती ओकार एंग है, ओ है, इसमें ए या ओ में से आना चाहिए तो ओ है, और अपि का आकार ह्रस्वकार है, दोनों मिल करके पूर्व रूप वाले ओ रूप वाला हो जाता है और यह संधि जाती है देवो अपि, देवोपि को पढ़ते हैं। इसी तरह से नगरे धन अपि, नगरे अपि, विशन्ति तमे अब्दे, विशन्ति तमे अब्दे, इस तरह से बहुत कुछ परिवर्तन नहीं होता है, केवल अ के जगह पे अ का उच्चारण चूंकि बना रहता है उसके जगह पे अवग्रह लग जाता है और पूर्व वाला जो पूर्व पद का अंतिम वर्ण का जो रूप होता है वही रूप में संधि परिवर्तित हो जाती है और पूर्व रूप संधि इसीलिए कहलाती है। तो यह हो गया पूर्व रूप। इसके बाद आता है पर रूप संधि। पर रूप संधि, पर रूप संधि, पर रूप संधि का उदाहरण है एंग पर रूपम। क्या उदाहरण है? एंग पर रूपम, सूत्र है इसका, उदाहरण नहीं, सॉरी, सूत्र। एंग पर रूपम, एंग पर रूपम। यहाँ भी एंग का मतलब होता है एंग प्रत्याहार से, एंग प्रत्याहार जैसे एंग पदांतादत मैंने पूर्व रूप संधि में जो था, यहाँ भी एंग प्रत्याहार है। एंग प्रत्याहार में ए और ओ यह दो वर्ण आते हैं, तो इसका इस तरह से परिभाषा है अवर्णांत उपसर्ग से परे एंगादि धातु हो तो पूर्व पर के स्थान में पररूप एकादेश हो जाता है। यानी प्रथम जो पद है वह अवर्णांत उपसर्ग हो, यानी उपसर्ग हो लेकिन उसका जो अंतिम वर्ण हो अ हो और उसके परे
कोई धातु हो जिसके आदि में ए अथवा ओ हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान में पर वाला रूप हो जाता है, जिसको हम पररूप संधि कहते हैं। यानी यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ऐसी धातुएं आवें जो ए या ओ से प्रारंभ होती हों तो उपसर्ग अ धातुओं के ए या ओ से मिलकर पर रूप हो जाता है, अर्थात उपसर्ग का अ अपने बाद आने वाले ए या ओ में बदल जाता है। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, उदाहरण के द्वारा हम इसको समझेंगे। जैसे एक उदाहरण है प्रधन एजते, प्रधन एजते। यहाँ प्र उपसर्ग है और इसमें यह अकारांत उपसर्ग है चूँकि, और इसके बाद एंगादि एज धातु आती है। इस यह ए है जो धातु है एजते वह आई है, तो यहाँ पर जब संधि होती है तो अ और ए मिलकर के ए वाला रूप हो जाते हैं और यह बन जाता है प्रेजते, प्रेजते। अगर यहाँ पर अवर्णांत उपसर्ग न होता, उसके बाद एंगादि धातु होती तो अ ए मिल करके अय हो जाते, यहाँ वृद्धि संधि हो जाती। तो यह वृद्धि संधि का अपवाद है पररूप संधि, क्योंकि यहाँ पर प्र उपसर्ग में जो अ है माने अवर्णांत उपसर्ग से परे एज एजादि धातु हो तो पूर्व पर के स्थान में पर वाला रूप हो जाता है, यानी बाद वाला रूप। यानी अवर्णांत उपसर्ग के बाद एज धातु हो, यानी जो धातु आवे उसके आदि में ए अथवा ओ हो तो दोनों अ और ए अथवा ओ मिल करके ए अथवा ओ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसको हम पर रूप कहते हैं, बाद वाला रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से उपोषति, उप धन ओषति, यहाँ भी उप में उपसर्ग है उप और इसका अंतिम वर्ण है अवर्णांत उपसर्ग है। ओषति यह धातु है और इसके आदि में ओ है, तो यह अ और ओ मिलकर के ओ ही हो जाते हैं और बनता है उपोषति। यहाँ भी वृद्धि संधि हो सकती थी क्योंकि अ के बाद ओ आया है तो अ हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि उप जो है अवर्णांत उपसर्ग है और ओषति धातु है, दोनों मिल करके पररूप संधि का निर्माण करते हैं, पररूप संधि हो जाते हैं। और भी इसके तमाम उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे अवधन एजते, अवधन एजते। यहाँ अव उपसर्ग है, उपसर्ग अवर्णांत है, वो में अ है और एजते एज धातु का जो आदि वर्ण है ए है, यह दोनों मिलकर ए वाला रूप हो जाते हैं और बनता है अवेजते। क्या बनता है? अवेजते। इसी तरह से प्रधन एषणीयम, प्रधन एषणीयम, एषणीयम। यहाँ भी प्र अवर्णांत उपसर्ग है, इसके अंत में अ है और एषणीयम का ए आदि धातु है और ये मिलकर के ए के रूप में ही परिवर्तित हो जाते हैं, यह रूप बनता है, संधि होती है प्रेषणीयम, प्रेषणीयम। यह सभी वृद्धि संधि के अपवाद हैं, क्योंकि प्र उपसर्ग के बाद एंगादि धातु होनी चाहिए। एंगादि का मतलब एंग ए ओ, जिसके आदि में हो तो पहला पद उपसर्ग होना चाहिए और वह उपसर्ग अवर्णांत होना चाहिए, अर्थात उसका अंतिम वर्ण अ हो और उसके बाद ए अथवा ओ धातु के रूप में आवे तो दोनों मिलकर के पर वाले रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसको हम पररूप संधि कहते हैं। यह पररूप पर्यंत संधि समाप्त हो गई।
इसके बाद हम आगे देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि इसको व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे पूर्णः धन चंद्रः, हम इसको उदाहरण के रूप में करें, पूर्णस् धन चंद्रः। अब यहाँ पूर्णस है, यह स व्यंजन है और इसका व्यंजन से मेल होता है, तो यह जो रूप बन जाता है पूर्णश्चंद्रः बनता है और यह व्यंजन संधि हो जाती है। तो व्यंजन संधि में जो पहला संधि है वह है अच्युत संधि। व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं। हल का मतलब जो वर्णों के नीचे एक नीचे जैसे यह नीचे जो लाइन खींची होती है इसको हल कहते हैं, और इन वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं या हल भी कहते हैं। तो व्यंजन वर्णों का हल भी एक नाम है। हल प्रत्याहार है जो माहेश्वर सूत्र में दिया गया है। जो बच्चे माहेश्वर सूत्र जानते हैं, माहेश्वर सूत्र जिनको याद है उनको पता होगा हल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। यानी सारे व्यंजन हल प्रत्याहार में आ जाते हैं। क से लेकर के स ह तक के जो व्यंजन वर्ण हैं सब इस हल प्रत्याहार में आ जाते हैं। हम देखते हैं व्यंजन संधि की जो पहली संधि है अच्युत संधि। अच्युत संधि इसका सूत्र है अस्तो अश्चुनाश्चुः। क्या सूत्र है? अस्तो अश्चुनाश्चुः। अश्चुना अश्चुः। इसको हम इसका तो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको हम देखते हैं। तो पहले इसकी हम परिभाषा जान लेते हैं कि यदि सकार, सकार माने सवर्ण या त वर्ग के उपरांत सकार या च वर्ग आए तो सकार को सकार अर्थात स को स तथा त वर्ग को क्रम से च वर्ग आदेश हो जाता है। कैसे होता है देखो, इसको लिख देते हैं हम। अस्तो अश्चुनाश्चुः सकार या त वर्ग त वर्ग में वो आता है त थ द ध न, यह वर्ण आते हैं त वर्ग में। त थ द ध न यह वर्ण आते के बाद सकार या सकार या च वर्ग, च वर्ग में च छ ज झ य च छ ज झ ञ यह वर्ण आते हैं। तो सकार या त वर्ग के बाद सकार या च वर्ग आए तो सकार और त वर्ग को सकार
या च वर्ग आदेश हो जाते हैं। हो जाते हैं। तो यह होता अर्थात जो सकार अथवा त वर्ग के बाद सकार या च वर्ग आए तो जो सकार है और त वर्ग है उसको सकार या च वर्ग रूप में आदेश हो जाता है। इसको हम जब उदाहरण के रूप में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण कैसे, जैसे हरिश धन सेते। हरिश धन सेते, यहाँ पहले पद का अंतिम वर्ण स सकार है, इसका योग सेते में पहला वर्ण सकार है। सकार का मतलब इसको हम दंत सकार कहते हैं, इसको हम तालव्य सकार कहते हैं। तो सकार माने तालव्य सकार का योग, अरे दंत सकार का योग तालव्य सकार के साथ हो रहा है, तो यह सकार भी इस सकार के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और इस प्रकार अच्युत संधि बनेगी। जैसे अब इस सकार को भी यह सकार आदेश कर देंगे हम, हरीश धन सेते बराबर हरीश सेते। क्या बन जाएगा? हरीश सेते। यानी जो दंत सकार है वो बाद वाले सकार के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तालव्य सकार में परिवर्तित हो जाएगा। तालव्य सकार के योग में ही इसको होता है, अगर तालव्य सकार नहीं है तो नहीं होता है। रामस धन चिनोति। रामस धन चिनोति, यहाँ रामस, रामस है, यह सकार है, इसका च वर्ग के साथ योग होता है, तो यहाँ भी इस सकार को तालव्य सकार आदेश हो जाएगा, रामस चिनोति बनेगा। रामस धन चिनोति बराबर हो जाएगा रामस चिनोति। रामस चिनोति, चिनोति, रामस चिनोति, यह संधि हो जाएगी। तत्चौरः, तत्चौरः, तत् धन चौरः, यहाँ तत् त वर्ग जो परिभाषा में दिया गया था सकार या त वर्ग, तो यहाँ त वर्ग का पहला वर्ण त है पहले पद के अंतिम में, और उसके बाद आया है चौरह, च वर्ग चकार, तो इस त वर्ग तकार को च वर्ग चकार आदेश हो जाएगा, और चकार में पहला वर्ण च है वही आदेश हो जाएगा, तो त को च आदेश हो गया और चौरह वर्ण बचा। ओ इसको जब हम संधि करेंगे तो हो जाएगा तच्चौरः। क्या हो जाएगा? तच्चौरः। सत धन चित आता है इसके बाद, सत चित, सत धन चित, तो यहाँ भी सत का जो तकार है त वर्ग है, और चित का जो च है वह च वर्ग है, तो तकार का च वर्ग से के साथ योग हो रहा है, तो इस तकार को भी च वर्ग चकार आदेश हो जाएगा। यह हो जाएगा सच धन चित बराबर हो जाएगा सचित, सचित। सत धन जन इसी तरह से होता है, सत धन जन, सत धन जन, यहाँ त वर्ग चकार है, सत में
अंतिम वर्ण त वर्ग तकार है और जन में च वर्ग जकार है, तो इसको भी जकार त को भी जकार आदेश हो जाएगा सज धन जन बराबर सज्जन, बराबर हो जाएगा सज्जन, सज्जन। सतधन चैनम, सतधन चैनम, सतधन चयनम। अब च है, सत में तकार है, उसका योग च वर्ग चकार के साथ योग हो रहा है, त वर्ग का च वर्ग के साथ, तो यहाँ त वर्ग को भी च वर्ग आदेश हो जाएगा सच्चैनम, सच धन चैनम बराबर सच्चैनम, सच्चैनम। इसी तरह से अन्य उदाहरण भी हो जाएंगे। सत धन जन सज्जन, सारंगीन धन जय सारंगीन जय, सन धन शंभु सन शंभु, सत धन चरित्रम सच्चरित्रम आदि उदाहरण इसके होंगे। तो एक बार फिर इसका परिभाषा समझ लीजिए या जान लीजिए कि जब सकार और त वर्ग के बाद सकार या च वर्ग आवे, तो जो पूर्व सकार या त वर्ग है उसके स्थान में सकार या च वर्ग आदेश हो जाता है। त वर्ग त थ द ध न, च वर्ग है च छ ज झ ञ। तो सकार और च वर्ग है अगर किसी पद में और उसके बाद सकार या त वर्ग है अगर पहले और उसके बाद उसका योग सकार और च वर्ग के साथ हो रहा है, तो पूर्व वर्ण का जो पूर्व पद है उसका अंतिम वर्ण भी बाद वाले जो वर्ण है उसका बाद वाला जो पद है उसका पहला वर्ण है उसमें परिवर्तित हो जाएगा, यानी वो बाद वाले में चकार या सकार के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, च वर्ग या सकार के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह हो गया आपका अच्युत संधि, यानी यदि सकार या त वर्ग त थ द ध न के उपरांत सकार या च वर्ग च छ ज झ ञ आए, तो सकार को सकार अर्थात स को स तथा त वर्ग का क्रम से च वर्ग आदेश हो जाता है। उदाहरण में दिखाया गया, सब उदाहरण का अभ्यास करेंगे तो यह चीज़ समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगली संधि है अष्टुत्व संधि, जिसको कहते हैं अष्टुत्व, अष्टुत्व संधि, अष्टुत्व संधि। इसका सूत्र है अष्टुना अष्टुः। क्या सूत्र है? अष्टुना अष्टुः, अष्टुना अष्टुः, अष्टुना अष्टुः। यहाँ भी इसका भी नियम है। अष्टुना अष्टुः का मतलब पूर्व वर्ग में अस्तो अष्टुना अष्टुः, यहाँ अस्तोह अष्टुना अष्टुः हो जाएगा। यानी यदि सकार या त वर्ग के पश्चात सकार या ट वर्ग आए तो सकार का सकार तथा त वर्ग का क्रमशः ट वर्ग आदेश हो जाता है। तो लिख देते हैं, यदि सकार या त वर्ग के पश्चात स, मूर्धन्य स कहते हैं, स या ट वर्ग ट ठ ड ढ ड़ है, ट ठ ड ढ ड़
इनमें से कोई वर्ण आए तो सकार को शकार तथा त वर्ग को क्रमशः ट वर्ग आदेश हो जाता है। ट वर्ग आदेश हो जाता है। इसको उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं, जैसे रामस धन षष्ठः, रामस धन षष्ठः। तो यहाँ रामस पूर्व पद का अंतिम वर्ण सकार है और इसका योग मूर्धन्य अंतिम वाले पद जो खष्ट है उसके पूर्व वर्ण शकार के साथ योग हो रहा है। तो रामस का जो सकार है वह शकार के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और ये हो जाएगा रामस धन षष्ठ बराबर हो जाएगा रामस षष्ठ। क्या हो जाएगा? रामस षष्ठ। रामस षष्ठ सही से लिखा नहीं जा पा रहा है। रामस षष्ठ रामस षष्ठ रामस टीकते। रामस धन टीकते यहाँ भी जो पहला पद है रामस का अंतिम वर्ण सकार और ट वर्ग के साथ हो रहा है, तो इस स को मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा रामस टीकते। क्या हो जाएगा? रामस टीकते। इसको इस तरह से हो जाएगा रामस धन टीकते बराबर रामस टीकते। रामस टीकते हो जाएगा। इसके बाद पेश धन ता पूछता है प्रश्न। पेश धन ता अब यहाँ भी जो पहला पद है उसका अंतिम वर्ण सकार है और त वर्ग के साथ हो रहा है, त वर्ग के साथ योग हो रहा है, तो इस त वर्ग को ट वर्ग आदेश हो जाएगा और यह हो जाएगा पेश धन टा बराबर हो जाएगा पेष्टा। तत धन टीका। तत धन टीका यह तत् है तो त को ट आदेश हो जाएगा। अंतिम तत् के अंतिम तकार को ट आदेश हो जाएगा तट धन टीका बराबर हो जाएगा तट्टीका। चक्रिन धन ढौकसे। चक्रिन धन ढौकसे यहाँ पहला पद चक्रिन का अंतिम वर्ण नकार है और दूसरे पद का प्रथम नकार त वर्ग है और दूसरे पद का प्रथम वर्ण ढकार ट वर्ग है। तो यहाँ पर भी
न को ण आदेश हो जाएगा, ट वर्ग णकार आदेश हो जाएगा और हो जाएगा चक्रिण धन ढौकसे, ढौकसे और चक्रिण ढौकसे, चक्रिण ढौकसे, चक्रिण ढौकसे। उत्धन डैनम, उत्धन डैनम, उत्धन डयनम। अब यहाँ पर उत है, त वर्ग है, उसका ट वर्ग डकार के साथ योग हो रहा है, तो इस त को भी ट वर्ग आदेश हो जाएगा कि त है तो ट वर्ग का पहला वर्ण ट हो जाएगा, ये हो जाएगा उड, और चूंकि ड है तो ड में परिवर्तित हो जाएगा, उड्डयनम हो जाएगा। उत उठ हो जाएगा, डयनम बराबर उड्डयनम, उड्डयनम, उड्डयनम। इसी प्रकार से तमाम उदाहरण बनेंगे। तो एक बार फिर इसको हम देख लेते हैं। यदि सकार या त वर्ग के बाद शकार या ट वर्ग आए तो सकार का शकार तथा त वर्ग का क्रमशः ट वर्ग आदेश हो जाता है। यह समाप्त हो गया। चूँकि वीडियो लंबा बन जाता है, बच्चों को आप सबको देखने में परेशानी होती है, तो यह यहीं पर हम समाप्त करते हैं। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें। जो चीज़ न समझ में आया हो उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पुनः प्रश्न कर सकते हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके।